पिछले क्लास में कंपाउंड के डिसोसिएशन से संबंधित बातें हो गई थी। कंपाउंड कैसे बनता है इलेक्ट्रोलाइट और कैसे टूटता है, यह सारी बात समझा दिया गया था। डिसोसिएशन के दौरान आपको एक टर्म बताया गया था एन फैक्टर, उसको भी आप देख चुके हैं। अब इसी से आगे बढ़िए। देखिए, कंपाउंड का दो चीज बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, एक मॉलिक्यूलर वेट और एक और इसी टाइप का टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। वो और इस दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा आज उसको हम लोग देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट को। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, CaCO3 है ये। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। आपको बोला गया था ना, सीधे ही याद कर लीजिए सबको। वैसे यदि जोड़ कर निकालेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 3 करना पड़ेगा 48। ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। ये जो चीज आप सब एटम के मास को जोड़ जोड़ के निकालते हैं, यह होता है एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। सभी एटम के एटॉमिक मास को जोड़कर जब आप निकालते हैं तो वह हम उस मॉलिक्यूलर का, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह का एक टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। देखिए, वास्तव में इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, यह बात बताने का अब समय नहीं है, क्योंकि यह बात बताने के लिए कम से कम 20 गो क्लास चाहिए। आप याद कीजिए, 11th में सेकंड यूनिट पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट। तो हम ये कतई नहीं यहाँ समझाने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है यह बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप टर्म नहीं समझ पाएंगे आगे 12th में, जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक, ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वगैरह चैप्टर है, इसमें बहुत सारा इसका कंसेप्ट है। तो हम इक्विवेलेंट वेट को नहीं समझ रहे कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि किसी प्रॉपर कंपाउंड का यदि हमसे पूछ दिया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, तो आप ये काम कर सकें, हम ये बता रहे हैं। तो इसको कंसेप्चुअली नहीं लेना है, और यदि आप ऐसे समझना चाहते हैं तो ये 2 मिनट का काम है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट, किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। पिछले क्लास में एन फैक्टर पर चर्चा हुआ है। आप बस इस फॉर्मूला को याद रखिए और इस फॉर्मूला पर काम कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जितना जरूरी है उससे बहुत ज़्यादा इसी से हो जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, क्या पढ़ेंगे इसको? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। किसका मॉलिक्यूलर वेट? जिसका इक्विवेलेंट वेट आप निकालना चाहते हैं। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। तो ये हो जाएगा 100 बाय एन फैक्टर। पिछले क्लास में एन फैक्टर CaCO3 का बताया गया है ना, कितना? 2। तो यही एन फैक्टर इसका 2 होगा। इसका एक आंसर कितना हो जाएगा? 50। एन फैक्टर क्या होता है? जैसे CaCO3 टूटता कैसे है? ये टूटेगा Ca2 प्लस में और CO3 2 माइनस में। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज जितना आता है वही एन फैक्टर होता है। 2 पॉजिटिव आया 2 निगेटिव आया यानी एन फैक्टर 2। 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आता है यानी एन फैक्टर 3। तो पिछले क्लास में आप ये काम ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ तक लिखिए और 5-10 एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं उसको निकाल लीजिए, और अभी निकाल लीजिए, लेकिन बाद में निकालने वाला बखेरा नहीं होना चाहिए। सीधे रट लीजिए उसको कि ये इतना होता है, यदि आप स्पीड चाहते हैं केमिस्ट्री में तो। जैसे निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, फिर निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3,
बताइए HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, एन फैक्टर कितना 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36.5। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा या जोड़े हुए हैं पीछे के क्लास में, तो ये हो जाएगा 63 और बटा कितना 1, आंसर कितना आ जाएगा 63। ये कंपाउंड जो हम लिखा रहे हैं यह बनाना अब बिल्कुल नहीं, अब सीधे याद रखिएगा CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50, इसका इतना जो भी है, और कुछ कंपाउंड दे रहे हैं उसका निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल टू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, जिनका भी क्लास छूटा हुआ है, कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, बेसिक बात है, यदि आप कॉपी से सिर्फ उतार भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत हेल्प का ज़रूरत पड़े तो हम रहेंगे ऑफिस में, पूछ लीजिएगा, लेकिन पीछे वाला चीज़ क्लियर रखिए ताकि आगे समस्या ना हो, नहीं तो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा होगा। कितना है मॉलिक्यूलर वेट इसका 74 बाई कितना 2, आंसर कितना आएगा 37। NaOH का 40/1, ये 40 आ जाएगा। KOH का, पोटेशियम का 39 होता है और ये 56 हो जाएगा, 56/1 56। NaCl का आ जाएगा 58.5/1। अब देखिए, जिस दो टर्म का हम यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, वो तो आपको बताया गया है ना कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है और किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे निकलता है। पिछले क्लास में डिस्कस किया गया, इसलिए हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे कि ये 2 कहाँ से आ गया, ये 1 कहाँ से आ गया, वो तो तोड़ने के बाद आपको पता है कि कैसे आया। यदि क्लास छूटा होगा तो परेशानी हो सकती है। कितना आया ये 42.5/1, ये हो जाएगा 42.5 और ये 98/3। जो भी आंसर आएगा वो आप चेक कर लीजिए। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे 98 आएगा, टूटेगा ये 3H प्लस और PO4 3 माइनस में, ये टूटता है ऐसे 3H प्लस और PO4 3 माइनस, तो एक H पर एक पॉजिटिव तो 3H पर 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, एन फैक्टर हो जाएगा 3। मॉलिक्यूलर वेट में इतना से भाग देंगे तो निकल जाएगा ये। देखिए पेन, एक दूसरा पेन आप ले लीजिए किसी से, जाते वक्त
ऑफिस से एक पेन ले लीजिएगा। उनको एक पेन दे दीजिए, तो कोई आदमी दे दिए क्या? चलिए इधर देखिए। अब बेसिकली एक फाइनल टेबल हम तैयार करके 11th के पार्ट को यहीं पर छोड़ेंगे। यहां पर हम लिखते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट n फैक्टर, और ये रहा इक्विवेलेंट वेट। एक्चुअल में यह वह टेबल होगा जिसमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो एक बार में आपको मिल जाएगा, कॉपी पलटने की आवश्यकता नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये टेबल हम पूरा करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। HCl के लिए बाकी सब काम आप कीजिए तो। और हम ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। खिस्सा मत कीजिए। ये होगा 36.5, 1, 36.5, 100 to 50, 58.5, 1, 58.5, 98 to 49, 63, 1, 63, 40, 1, 40, 74 to 37। ये कितना 111 आया क्या? कितना हो जाएगा ये? 56.5, 55.5। एक्चुअल में घूम फिर के ना यही सब कंपाउंड आते रहता है, इतने पर केमिस्ट्री घूमते रहता है। तो इसको यहीं पर आप रोकिए और अब दूसरे तरह के बेसिक बात को देखिए। अब जो भी चीज़ें हैं वो बहुत फटाफट खत्म होंगी। ये जितना भी वैल्यू है, ये सब वैल्यू निकालने की जरूरत ना पड़े, एकदम जवान पर रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं।
बीच बीच से हम खड़ा कर करके पूछेंगे। एक बार फिर से हम बेसिक बात ही देखेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा अलग तरह का बात है। सुनिए, अब केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले मास के यूनिट को थोड़ा ढंग से आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं पढ़ पाएंगे। मास के यूनिट को हम बहुत ढंग से समझे भी थे 11th के पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट में और दूसरा चैप्टर इक्विवेलेंट वेट में, लेकिन जितना पढ़े थे उतना डिटेल में तो नहीं। वहाँ पर 2 महीना में ये चीज़ें खत्म हुई थी, यहाँ पर 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो शॉर्टकट हम चलेंगे, उतना डिटेल में तो नहीं बताना है क्योंकि उतना वक्त नहीं है उस चीज़ का। देखिए, मास का 2 तरह का यूनिट होता है, आपको याद है कौन कौन? बताइए तो। एक होता है फिजिकल यूनिट और एक होता है केमिकल यूनिट। आप याद कीजिए, फिजिकल यूनिट आप किसको कहते थे? फिजिकल यूनिट उस यूनिट को हम कहते हैं जिसका यूज फिजिक्स में होता है या हमारे डेली लाइफ में होता है, और केमिकल यूनिट उस यूनिट को कहते हैं जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होता है। जैसे, ये बात सिर्फ मास के फिजिकल यूनिट की बात नहीं है, किसी भी यूनिट का यूज यदि आप फिजिक्स में करते हैं या अपने डेली लाइफ में करते हैं तो वो फिजिकल यूनिट कहलाता है। और यदि किसी यूनिट का यूज आप केमिस्ट्री में करते हैं और सिर्फ केमिस्ट्री में करते हैं तो इसको हम लोग केमिकल यूनिट कहते हैं। फिजिकल यूनिट के अंतर्गत जैसे मास का यूनिट, जनरली इसमें 2 आप कॉमन है इसलिए हम उस 2 को लिख रहे हैं, एक ग्राम और दूसरा किलोग्राम। और आपको इतना जरूर पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। क्या होता है इसका रिलेशन? 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है? 1000। इस हिसाब से आप किसी भी केजी को ग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को केजी में बदल सकते हैं। देखिए, केमिकल यूनिट में 2 चीज आता है, एक आता है मोल और दूसरा होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इसको शॉर्टली हम लोग कहते हैं GM.EQ. डेली लाइफ में यदि आप चीनी लेने जाइए दुकान में तो आप कहेगा कि 500 ग्राम चीनी दीजिए, 2 kg चीनी दीजिए, इस तरह से आप बोलिएगा। लेकिन हम लोग जब चीनी की बात करेंगे ना तो ग्राम और किलोग्राम की कहीं कोई बात ही नहीं करते हैं। हम जब भी बात करेंगे तो हम कहेंगे 10 मोल चीनी, 15 ग्राम इक्विवेलेंट चीनी, इस तरह से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यदि हमारे लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आप चीज़ों के यूनिट को समझेंगे, तभी आप हमको समझ पाएंगे। इस स्थिति में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम मोल को समझ लें, हम ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट को समझ लें। एक तरह से केमिस्ट्री का ना, ये ठेठ भाषा में यदि कहें तो बटखारा है। बटखारा समझते हैं? आप लोग तो डिजिटल तराजू ना देखे हैं, कैसे बटखारा समझेंगे? अरे 5 kg वाला बटखारा होता है ना, वो 2 kg चीनी दीजिए, 2 kg वाला चढ़ा देता है। वो सब तो तराजू तो अब है नहीं, तुम लोग तो सारा काम डिजिटल अब करने लगे हो। हाँ, देखिए इधर, सुनिएगा आप ध्यान से। तो आपको ग्राम किलोग्राम का ज्ञान पहले से है, इसका भी है, बस एक बार थोड़ा रिवाइज करा दें। आपको हर हाल में ये आना चाहिए कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, और आना चाहिए ग्राम को मोल में कैसे बदलेंगे और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे बदलेंगे। चूंकि यह चारों का चारों यूनिट है मास का, चाहे वह फिजिकल यूनिट रहे या केमिकल यूनिट में, बदला तो जा सकता है वो ना, कि फिजिकल यूनिट से केमिकल यूनिट में हम जा सकते हैं। मतलब हम ग्राम को बदल सकते हैं किस में? मोल में। हम ग्राम को बदल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में, हम मोल को बदल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, अन्यथा आपको काफ़ी परेशानी होगी। रीजन यह है कि क्वेश्चन आपको हमेशा ग्राम और किलोग्राम में अराइज करेगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ों के मोल की, ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों के ग्राम इक्विवेलेंट की। तो यदि आप ये काम नहीं जानेंगे तो संभव नहीं है, और इसको पूरा डिटेल में करना भी नहीं, बड़ा शॉर्टकट तरीका है इसको सीखने का। यहाँ तक पहुँच गए हैं क्या? उतारिए तो इसको।
तो हमारा अगला टॉपिक होगा हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल। बस एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ के, मोल बराबर होता है वेट, जो कि होना किस यूनिट में चाहिए, ग्राम में, बटा मॉलिक्यूलर वेट। इस रिलेशन से आप मोल को ग्राम में बदल सकते हैं और ग्राम को मोल में बदल सकते हैं। जैसे 200 ग्राम CaCO3 कितना मोल होगा? CaCO3 के ग्राम को किस में बदलना है, मोल में। तो ग्राम को मोल में बदलने जा रहे हैं हम। तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, CaCO3 का कितना वेट दिया हुआ है, 200 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100। पीछे बताया गया है, कई बार बताया जा चुका है अब तो ये हो जाएगा 200, वेट है 200 ग्राम, अब बटा मॉलिक्यूलर वेट कितना, 100। तो ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल। बनाइए तो जल्दी से इसको, क्वेश्चन बनाइए। 1 kg NH बराबर कितना मोल? हाँ जी, ट्वेंटी 25 आएगा इसका आंसर। ध्यान रहे कि आप किलोग्राम से डायरेक्ट मोल तक नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में पहले यहाँ लिखा हुआ है मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। वेट रहना चाहिए ग्राम में, बटा मॉलिक्यूलर वेट तो जानते ही हैं आप। तो 1 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर होगा, 1000 ग्राम के। यानी 1000 ग्राम NH को बदलना है मोल में, ये हो जाएगा 1000 बटा 40। ये पूरा पूरा 25 बार में कट जाएगा, यानी ये कितना आंसर हो जाएगा, 25 मोल, 25 मोल। अगला क्वेश्चन, 30 मोल यूरिया कितना ग्राम होगा? ग्राम नहीं, किलोग्राम निकालिए। थर्टी मोल यूरिया, 30 मोल यूरिया कितना ग्राम, कितना किलोग्राम होगा? इसी फॉर्मूला में चलेंगे ना, मोल का वैल्यू यदि आप रख दें तो क्या निकल जाएगा, वेट किस में निकल जाएगा, ग्राम में। और उस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1.8 आया, हाँ ठीक है, सही आया। देखिए इधर यूरिया का मोल कितना दिया हुआ है, 30, तो मोल की जगह कितना रख देंगे, 30। इसका सॉल्यूशन नीचे जगह नहीं है, ऊपर हम बना रहे हैं। वेट निकालना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट तब आप निकाल सकते हैं जब आपको इसका पता हो फॉर्मूला। और पता हो क्या हो, इसको तो पीछे हम बताए हैं। क्या होता है ये, NH2CO NH2। मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इस बट्टा में कितना करते हैं, 60। तो यहाँ से वेट कितना हो जाएगा, 30 × 60, कितना, 1800। ये ग्राम में आएगा 1800, और किलोग्राम में बदलेंगे तो 1800 बटा कितना करेंगे, 1000। ये 1.8 kg आ जाएगा। तो हम चाहे तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये सब बताने के बावजूद भी यदि आप अपने से ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि खुद से हो जा रहा है तो बस एक रिवीजन समझ लीजिए, टॉपिक कल से नया हो जाएगा। क्या है कि अभी बस ये ख़त्म होने वाला है। हो गया ये। हम ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करा रहे चूँकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या इसी को प्रॉब्लम कहता है? ये सब तो एक सिंपल सिंपल चीज़ था जो हिंट बस कर रहे थे कि आप पीछे कहीं भी दो चारों दिन क्लास किए होंगे तो ये सब पढ़ाया जरूर गया होगा, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना भी संभव नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं शुरू में, ताकि जब बड़ी बड़ी बातें हों तो वहाँ पर ये छोटा छोटा चीज़ आपको उलझाए नहीं। लिखिए तो 3.42 ग्राम शुगर कितना मोल होगा? एक और क्वेश्चन लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन, 2 kg ग्लूकोज कितना मोल होगा? जो लोग आज भी आए हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको टेबल आने के साथ ही ना बताया गया है। टेबल में वो सारा बात लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हो या इक्विवेलेंट वेट हो। अब बस आगे देखिए तो समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। 3.42 ग्राम है तो 3.42 गिवन वेट है, 3.2 ग्राम चाहिए, ग्राम दिया हुआ है। शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, और हम आपको बोले हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखिए 342 होता है। तो 342 से इसमें भाग देंगे, ये 1/100 आ जाएगा। क्या जी 1/100 ही आएगा ना? तो वही होगा उसका आंसर। 2 kg ग्लूकोज से तो काम चलेगा नहीं, इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना ग्राम होगा? 2000 ग्राम। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे 180 आएगा। इसका 342 होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है 180। 180 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। जो भी आएगा, हो गया काम खत्म। तो इस तरह से आप ग्राम, किलोग्राम और मोल में संबंध समझ चुके हैं। अब बस लास्ट टॉपिक बेसिक का बचता है, मतलब केमिकल बेसिक का जो बचता है वह है हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। कल से मैथमेटिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी 12th में वो। अब देखो, यदि इसको भी आप समझना चाहते हैं तो यह एक बेहद सिंपल बात है। यदि आप ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही आसान काम है, और इसको भी एक फॉर्मूला को याद रख के समझा जा सकता है। देखिए फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट होना चाहिए किसमें? ग्राम में। पिछला फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में अंतर देखिए।
किसी भी चीज के वेट को यदि वेट ग्राम में दिया हुआ रहे, मोल में बदलना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। और इसमें क्या है, यदि वेट को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, 80 ग्राम NaOH, पहला क्वेश्चन है आपका कि ये कितना मोल होगा, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। मोल निकालना है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए। NaH का मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, मोल और इक्विवेलेंट वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों बताया हुआ है पीछे, उसे देख के बनाइए। कितना आया जी, 2 और 2, ये होगा 80/40, और ये 80 इसका इक्विवेलेंट वेट भी तो 40 ही होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2। आप एक चीज गौर कीजिए, ग्राम से मोल में बदले तो और ग्राम इक्विवेलेंट में बदले तो सब बराबर न हो गया। ये इसलिए बराबर हो गया क्योंकि दोनों, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों आपस में बराबर था। और ये बराबर क्यों था, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है। ये सब बात बेसिक में सारा रिलेशन बताया गया था, अब उतना बात हम नहीं बताएंगे। इसको लिखिए, क्वेश्चन बनाइए तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 बराबर कितना kg। अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl बराबर कितना ग्राम। क्या निकालना है, क्या दिया है, दो चीजों को दिमाग में सेट कर कैलकुलेट पहले दिमाग में कर लीजिए कि हमको कैसे काम करना है। प्लानिंग एक बार तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान होता है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के साथ पहले दिमाग में बन चुका होता है, तब आप उसको कॉपी पर लिखते हैं। यदि वो प्लानिंग ही आप नहीं कर पाते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का एक तरह से जोड़ घटाओ गुना भाग। क्या जी अभी तक नहीं बना क्या? ये क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, ग्राम इक्विवेलेंट 10 दिया हुआ है, तो 10 बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट 50, तो वेट बराबर हो जाएगा 50 इंटू 10, यानी कितना ग्राम हो गया, 500 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो हाफ kg आएगा ये, तो इसका आंसर आएगा हाफ kg। 20 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl को ग्राम में बदलना है, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 20 रखिए। NaCl का इक्विवेलेंट वेट 58.5 होता है, तो इसका आंसर तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 58.5। क्या भारी है ये, कर लेंगे ये सब काम। अब आप सक्षम हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के ग्राम को मोल में बदलने के लिए। देखिए इधर बेसिक सारा समाप्त हो चुका है, जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो। अब जो बेसिक स्टार्ट होगा वो मैथमेटिकल बेसिक है। क्या बेसिक है उसको समझिए आप।
जैसे हम बार बार ये कहते रहते हैं कि 2 का पावर 2 4 होता है, क्योंकि आप 2 के पावर 2 को लिखते हैं 2 गुना 2। 2 का पावर 3 लिखते हैं तो ये 8 होता है, क्योंकि आप इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 बार गुना इसलिए क्यों किए, क्योंकि 2 का पावर 2 था। यहाँ पर हम 3 बार 2 को गुना इसलिए क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 3 था। तो 2 का पावर 4 रहे तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब बताइए इसी में यदि क्वेश्चन रहे 2 का पावर 4.3287, तो 2 का पावर 4 था तो 4 बार 2 को लिखे, 2 का पावर 4.3287 है तब कैसे लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन सब तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप ऐसे कैलकुलेशन पर जाएंगे तो आप बुरी तरह उलझ जाएंगे। और केमिस्ट्री में ऐसा कैलकुलेशन भरा पर आ रहे हैं, 2 मिनट में, बस 1 मिनट में पहुंच रहे हैं। केमिस्ट्री में ऐसा कैलकुलेशन भरा पड़ा है, यदि आप गलती से भी गड़बड़ी करेंगे या आपसे नहीं बना तो समझ लीजिए भारी परेशानी है, आपका कैलकुलेशन वहीं रुक जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, जाइए। तो अब जैसे ये कैलकुलेशन है, इसी में थोड़ा सा और यदि हार्ड कैलकुलेशन आ जाए तो आप बहुत अलग तरीके से इसमें उलझते हैं। ये सब जब तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उलझा देगा वो। और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन जब करोगे ना, न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो इस तरह का खूब बात आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आगे करें क्या, और आप वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे आप कमजोर होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। उसके बाद एक इस तरह का गड़बड़ी होता है। दूसरा है इन चीज़ों को लॉग के सहारे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उतना ही नहीं, पूरे केमिस्ट्री में लॉग का कंसेप्ट भरा पड़ा है। मैथमेटिक्स के टीचर भी आपको कहेंगे कि केमिस्ट्री वाले सर से लॉग समझ लीजिए, क्योंकि उनको जितना लॉग का जरूरत नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हमको ज़रूरत है लॉग का। तो हम मैथमेटिक्स के भरोसे रहेंगे भी नहीं, हम आपको अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो आपको क्या बताएंगे क्या छोड़ेंगे, क्योंकि उनको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारी ज़रूरत को क्यों समझेंगे। तो हम अपने हिसाब से उसको अभी सॉल्व कर लेंगे शुरू में ही, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। लॉग का जितना भी रूल है, सारा रूल, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों को। और फिर मैथमेटिकल ग्राफ, सुनिए, स्ट्रेट लाइन का 4 ग्राफ आप सुने जरूर होंगे, जो कि हमको लगता है 11th में ही स्ट्रेट लाइन है पढ़ना, थोड़ा बहुत तो है पढ़ना। जैसे x बराबर y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये 4 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और सब अलग अलग तरह का बात बतलाता है। उसमें स्लोप क्या है, टेन थीटा कैसे वहाँ से निकलेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, जितना भी मैथमेटिकल बात है वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो हमको लगता है कि अगला 3 दिन और लगेगा, और अगला 3 दिन अब केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स की बात होगी। और जैसे ही ये समाप्त होगा आपका चैप्टर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा 12th वाला। तो रेडी रहिए।